हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ जीके में छत्तीसगढ़ का इतिहास। ये हमारा क्लास दूसरा है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको भी जरूर देखें, इसका फर्स्ट क्लास को, जिसमें मैंने बताया था छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, साथ ही साथ प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, है ना। डिटेल में हम समझे थे कि मानव जीवन का विकास कैसे होता है, क्योंकि इतिहास क्या है, मानव जीवन का विकास और परिवर्तन ही इतिहास है। तो समय के साथ जो भी परिवर्तन होते जा रहा है उसी को ही अध्ययन करना, उसी का स्टडी करना ही इतिहास है। इसको हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास का, ये हमारा क्लास सेकेंड है, जिसमें हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में, है ना। इसमें हम देखेंगे रामायण काल, महाजनपद काल, महाभारत काल, आपका वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के समय में छत्तीसगढ़ में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन ही क्या है, इतिहास बनते जाता है। तो इन समय के साथ अलग अलग काल, जैसे मैंने बताया बौद्ध धर्म के समय जैन धर्म हो गया, रामायण काल, इन समय छत्तीसगढ़ में क्या क्या परिवर्तन हुए, कहाँ कहाँ पर इन सब कालों से संबंधी जो साक्ष्य है, जो औजार, जो मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई है, इनके बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे। यही हमारा छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये हमारा क्लास दूसरा है, ठीक है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल है ओनली CGPSC, है ना, ओनली CGPSC CG व्यापम चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। तो टेलीग्राम चैनल है ओनली CGPSC CG व्यापम, और कॉलेज नॉलेज, दो चैनल है, आप दोनों चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा पूरा, है ना। कंटेंट, पूरी कोशिश है कि आप लोगों को एक अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का तैयारी जो है आसान हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि कंटेंट बहुत डिपेंड करता है, अगर आपको अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना है तो आपके पास कंटेंट सही होना चाहिए। तो मैं, मेरे साइड से पूरी कोशिश है एक अच्छा कंटेंट दें और आप लोगों को एक अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, जिससे आप लोगों को ये छत्तीसगढ़ का इतिहास ये बहुत आसान लगे। क्योंकि हिस्ट्री एक टफ सब्जेक्ट हो जाता है, जब तक हम उसके बेसिक क्या, उसके बैकग्राउंड को नहीं जानते, उसकी स्टोरी को नहीं समझ पाते हैं, हमें याद रखना पड़ता है हर एक चीज़ों को। तो हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, इसको देखने से पहले, तो उसमें स्टार्टिंग का पोर्शन है, देन ये वाला वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक काल देखते हैं। ऐतिहासिक काल को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। ये सब छत्तीसगढ़ संबंधित है ना, पूरा मैं बता रहा हूँ। तो जैसे प्राचीन इतिहास में वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, सातवाहन, कुषाण वंश, मेघ वंश, अलग अलग राजवंश के बारे में भी देखेंगे। वाकटक काल, मित्र वंश, गुप्त वंश, राजर्षि तुल्य वंश, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश है। तो इन सब, जब जहां तक हम राजर्षि तुल्य वंश तक जब हम जहां तक स्टडी करेंगे वो सब किसमें आता है, प्राचीन इतिहास में आता है। फिर मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी वंश काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें रायपुर के कलचुरी वंश और रतनपुर के कलचुरी वंश दो अलग अलग शाखाओं में विभाजित था। नाग वंश देखेंगे तो फड़ी नाग वंश जो कवर्धा साइड थे, और छिंदक नाग वंश जो बस्तर साइड था। कांकेर के सोम वंश को देखेंगे, काकती वंश। तो ये हो जाएगा आपका मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद आधुनिक इतिहास में मराठा शासन को देखते हैं, जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो उनका शासन था। सूबा व्यवस्था को देखेंगे, अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, फिर पुनः मराठा शासन आता है, फिर 1857 की क्रांति, और फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन। तो इन पॉइंट्स के आधार पे हम ऐतिहासिक काल को डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ऐतिहासिक काल से देखने को मिलता है, क्योंकि मेन हिस्ट्री यही है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में प्राचीन इतिहास का कुछ पॉइंट को हम लोग देखेंगे, डिटेल में समझेंगे छत्तीसगढ़ में क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले देखिए वैदिक काल, है ना, मैंने पहले बताया वैदिक काल प्राचीन इतिहास में जो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो इस काल के संदर्भ में लिखित सामग्री उपलब्ध है। तो वैदिक काल के संबंध में हमें लिखित सामग्री कहाँ से मिला है, वेदों से मिला। जैसे हम जानते हैं 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में जो चीजें लिखी हुई है कि जीवन शैली का, कि क्या क्या उस समाज में प्रथा क्या था, महिलाओं का स्थिति क्या था, पुरुषों की स्थिति क्या थी, हर एक चीजों को, है ना, जीवन शैली हो गया, आपका सांस्कृतिक परंपरा हो गया, हर एक चीज वेदों में लिखा हुआ। तो उन्हीं वेदों को साक्ष्य मान करके लिखित सामग्री उपलब्ध है, इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग, उसी को पढ़ करके इस काल के बारे में जानकारी ली गई है। अब आप देखोगे वैदिक काल का समय कब से कब तक, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के समय को ही हम वैदिक काल के आसपास का समय कहते हैं। तो इस चीज का याद रखें। देखिए जब हमने स्टार्ट किया था तो 5 लाख, है ना, ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, इस प्रकार से पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल करते करते हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के आसपास हम बता रहे हैं कि वैदिक काल का उदय हो गया था। मतलब वेदों का प्रधानता आ गई थी, अलग अलग प्रकार के वेदों को लोग पढ़ने वाले आ गए थे। क्योंकि समाज में लगातार जो चीजें, है ना, शासन व्यवस्था चेंज होते रहता है, तो वेदों के माध्यम से इनका देख सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय इतिहास में वैदिक काल
1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। अब देखिए वैदिक काल को ना दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समय को बोला गया है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय को बोला गया है। तो ऋग्वैदिक काल इस समय मुख्यतः ऋग्वेद की ही रचना की गई थी, है ना। जो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व आप देख रहे हो, इस समय मुख्यतः ऋग्वेद की रचना की गई थी। और ऋग्वेद ही हमारे लिए क्या है, एक साक्ष्य है उस काल को समझने के लिए, उस इतिहास को समझने के लिए, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहा जा रहा है। तो देख सकते हैं वैदिक काल निर्माता आर्य थे। वैदिक काल के निर्माता कौन है, आर्य लोग थे। जो ऋग्वैदिक आर्य सप्त सिंधु प्रदेश तक सीमित थे, उनका विस्तार मध्य तथा भारत तथा दक्षिण भारत में नहीं हुआ था। तो समझिए जो ऋग्वैदिक काल के समय है, जो आर्य लोग थे जिन्होंने, है ना, अलग अलग वेदों की रचना की है, ऋग्वेद की रचना की है, उनका जो मेन, अगर हम भारत की नक्शा देखेंगे इस प्रकार से बना लेते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, ऐसा। तो मेनली इस वाले पोर्शन तक ही उन लोग क्या थे, पहुंचे हुए थे ऋग्वेद के समय में, है ना, आर्य लोग। हमारे छत्तीसगढ़ या फिर साउथ साइड नहीं पहुंचे हुए थे। तो इसलिए ऋग्वैदिक काल का हमें साक्ष्य छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बाद के समय, जहां पर और 3 वेदों की रचना हुई। समझिए ऋग्वेद काल में ऋग्वेद की रचना मुख्यतः थी, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में ना और वेदों की रचना जब होने लगी, तो उस समय धीरे धीरे करके जो आर्य लोग थे, जो स्टार्टिंग में उत्तर भारत या फिर मध्य भारत तक ही थे, और धीरे धीरे करके छत्तीसगढ़ में भी इनका साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। क्योंकि समय के साथ परिवर्तन, मैं बोला इतिहास क्या है, विकास और परिवर्तन का अध्ययन ही क्या इतिहास है। तो समय के साथ उत्तर वैदिक काल के साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिले। अब देखिए यहाँ पर इस वैदिक काल में आर्यों का प्रसार मध्य भारत सहित दक्षिण भारत में भी हुआ। देखिए पहले मध्य भारत में थे ऋग्वैदिक काल के समय में, फिर उत्तर वैदिक काल के समय में उनका विस्तार कहाँ हो गया, दक्षिण भारत की ओर होने लगा। तो आर्यों का दक्षिण भारत प्रवेश अगस्त ऋषि के सानिध्य में हुआ। याद रखेंगे अगस्त ऋषि जो है, यही है जो, है ना, वैदिक काल के समय वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए दक्षिण भारत की ओर अग्रसर हुए थे। तो उत्तर वैदिक कालीन साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है छत्तीसगढ़ के भी बारे में। तो देखिए सबसे पहला, एक शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का उल्लेख किया गया है। तो देखिए ये भारत देश है, इधर एक समुद्र है, इधर समुद्र है ना। ये अगर आपको पूर्वी समुद्र हो गया तो ये आपका पश्चिमी समुद्र हो गया। तो उत्तर वैदिक काल में जो शतपथ ब्राह्मण लिखा गया है, उसमें ये क्या है, एक प्रकार से ग्रंथ है, समझिए, है ना। उसमें पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के बारे में उल्लेख किया गया, मतलब इस ओर के भी उनका आगमन हो चुका था, समझिए। उसके बाद कौशितकी उपनिषद में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख किया गया। जैसे हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में भी विंध्याचल पर्वत का कुछ भाग है, मतलब विंध्याचल पर्वत के रूप में वर्णन हमें देखने को मिलता है। मतलब आर्य जो थे, है ना, जो वेदों की स्थापना कर रहे थे, वो धीरे धीरे करके दक्षिण भारत की बढ़े थे। इस काल में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में किया गया है। तो जो नर्मदा नदी आप देखेंगे मध्य प्रदेश में इस प्रकार से बहता है नर्मदा नदी, जिसकी कुछ सहायक नदियां छत्तीसगढ़ से भी जाती है ना। तो ये उस समय क्या बोला, उनको बोला जाता था, नदी का नाम क्या था, रेवा नदी। तो ये 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जिससे ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में वेद जो है या फिर जो ऋषि मुनि लोग हैं, वो थोड़ा दक्षिण भारत की ओर आए थे। तो छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत उनका विस्तार रहा होगा, बट एग्जैक्ट साक्ष्य नहीं है छत्तीसगढ़ में पूरा कि इस जगह पे इस वेद की रचना हुए हैं या फिर इस वेदों को, है ना, यहाँ पर कुछ ऐसा कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है वैदिक काल का। तो इस चीज को आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और वैदिक काल में एक चीज याद रखेंगे, बस्तर को दक्षिण दिक कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, वैदिक काल में बस्तर को क्या कहा गया है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्या बोला गया है, दक्षिण दिक। तो इस चीज को याद रखेंगे। तो मैं जैसे बोला ना, वेदों में अलग अलग प्रकार, समझिए जो 4 मुख्य वेद थे, ऋग्वेद, है ना, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन ये 4 मुख्य वेद हो गए। इन वेदों को समझने के लिए अलग अलग प्रकार के उपनिषद की रचना की जाती है। मतलब एक वेद से संबंधित 3-4 उपनिषद, ताकि उस चीज को छोटा कर करके, और है ना, समराइज फॉर्म में, और अलग अलग प्रकार के उपनिषद या ब्राह्मण जिसको बोलते हैं हम लोग, अलग अलग प्रकार के उसको डिवाइड किया जाता है ताकि उस वेदों को और आसानी से समझा जा सके। तो वैसा ही वेदों में, है ना, वैदिक काल के इस प्रकार से उपनिषद हो गए या फिर जो भी ब्राह्मण हो गए जिसको बोलते हैं हम लोग अलग अलग, उन सब चीजों में बस्तर का जिक्र हुआ है। बस्तर को क्या बोला गया है, दक्षिण दिक बोला गया। याद रखेंगे बस्तर को वैदिक काल में दक्षिण दिक कहा गया है, ठीक है। अब आगे समझ, अब हम चलते हैं वैदिक काल के बाद आते हैं रामायण काल के बारे में, है ना। रामायण काल में क्या होता है, देखिए अब 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास आपका समय वैदिक काल में था। उसके बाद आपका आ रहा है रामायण काल, मतलब 600 ईसा पूर्व से आगे का पोर्शन है, ठीक है।
वाल्मीकि कृत रामायण में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल का उल्लेख है। तो वाल्मीकि जी की द्वारा जो लिखा हुआ रामायण में आप उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल का जिक्र, मतलब उत्तर कौशल दक्षिण कौशल का जिक्र है। अब इसी दक्षिण कौशल का ही भाग क्या है, अभी छत्तीसगढ़ है। तो कहीं ना कहीं जिक्र हमें देखने को मिलता है रामायण काल में। वर्तमान छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल का ही भाग था। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है जो छत्तीसगढ़ है वो दक्षिण कौशल का ही भाग था। तो उत्तरी कौशल सरयू नदी के तट पर स्थित था। दक्षिण कौशल विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित था। इसी विंध्याचल पर्वत की चर्चा कहाँ पर हुई, वैदिक काल में भी हुआ है। अब रामायण काल में यह भी बताया जा रहा है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग को दक्षिण कौशल बोला जा रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ के पोर्शन को दक्षिण कौशल में शामिल था, समझ लो। उत्तर कौशल के राजा दशरथ, देखिए ध्यान देखें, उत्तर कौशल के राजा दशरथ, दशरथ कौन है, जो श्री राम के पिताजी हैं, समझ लिया है ना, का विवाह दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत। तो ये हो गया उत्तर कौशल, ये हो गया दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल के राजा कौन थे, दशरथ थे, ठीक। दक्षिण कौशल के राजा कौन थे, भानुमंत थे। अब भानुमंत की जो पुत्री थी वो थी कौशल्या, भानुमंत की पुत्री कौशल्या। तो राजा दशरथ ने उनकी पुत्री से, भानुमंत की पुत्री से विवाह किया था। लिखा है ना, भानुमंत की पुत्री कौशल्या से हुआ था। चूंकि भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, समझ लिए, भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था। अच्छा, दक्षिण कौशल का भी राज किसको मिल गया, राजा दशरथ को मिल गया। और कौशल्या का ही पुत्र, राजा दशरथ और कौशल्या का ही पुत्र है राम, है ना। तो सिंपल सी बात है, आ रहा है समझ आप लोगों को। ननिहाल हो गया। तो दक्षिण कौशल का यह क्षेत्र श्री राम का ननिहाल हो गया। मतलब कौशल्या माता कहाँ की है, वो हमारे छत्तीसगढ़ की है, वो दक्षिण कौशल की है। तो ननिहाल हो गया श्री राम का, ठीक है, क्योंकि कौशल्या माता का ही पुत्र है श्री राम, ठीक। तो श्री राम के पश्चात उत्तर कौशल के राजा, उनके ज्येष्ठ पुत्र, अब जानते हैं राम के दो पुत्र लव और कुश, लव और कुश उनके दो पुत्र थे। तो जो यही जो दक्षिण, देखिए उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल डिवाइडेड है। उत्तर कौशल के राज्य किसको दे दिया गया, लव को दे दिया गया। और दक्षिण कौशल का राज्य किसको दे दिया गया, कुश को दे दिया गया। तो देखिए लिखा है यहाँ पे, श्री राम के पश्चात उत्तर कौशल के राजा उनके ज्येष्ठ पुत्र लव को मिले, जिसकी राजधानी उसने श्रावस्ती रखा था। जबकि जो कनिष्ठ पुत्र कुश को दक्षिण कौशल मिला, जिसकी राजधानी उसने क्या रखा, कुश स्थली, कुशावती या फिर कोसिर जिसको कहा जाता है, उसको अपने वो राजधानी रखा। तो छत्तीसगढ़ कुश है ना, जो राम के पुत्र हैं, जो कुश उनके साम्राज्य के अंतर्गत आता था, इसको दक्षिण कौशल बोला जाता था। और उसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, सॉरी कुश स्थली थी। तो इन सब चीजों को भी आप याद रखेंगे। ये सब चीज वाल्मीकि कृत रामायण में बताया गया है, दक्षिण कौशल का नाम लिया गया है, उसके आधार पर हम साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं ना, सब चीज जानते। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार राम ने अपने 14 वर्ष वनवास का अधिकांश समय यही व्यतीत किया था, जिसके अनेक साक्ष्य उपलब्ध है। हम जानते हैं कि 14 वर्ष का वनवास मैक्सिमम समय श्री राम के द्वारा कहाँ पे किया गया था, छत्तीसगढ़ के एरिया में ही किया गया था, जिसमें हम लोग जानते हैं राम वन गमन पथ का जो निर्माण किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, इन्हीं सब जगहों को ही निर्माण किया जा रहा है या फिर पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है, जहां जहां राम के साक्ष्य मिले, जहां जहां से राम छत्तीसगढ़ में गुजरे हैं। तो ये राम वन गमन पथ को हम लोग जानते हैं, और इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। राम वन गमन पथ एक्चुअल में है का, क्या क्या चीजें फेमस है, क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है, इन सब चीजों को आप याद रखेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान अपने 14 वर्ष के वनवास के समय ज्यादा से ज्यादा समय छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं, चाहे दंडकारण्य हो गया, मतलब बस्तर हो गया, कि पूरे छत्तीसगढ़ हो गया। तो इन सब चीजों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ का रामायण कालीन नाम क्या था, दक्षिण कौशल, अभी हम लोगों ने देखा। दक्षिण कौशल का राजा भानुमंत, उनकी पुत्री कौशल्या, इस सब स्टोरी को हमने देखा रामायण में। तो रामायण समय छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, दक्षिण कौशल में था। बस्तर क्षेत्र का नाम क्या था रामायण काल में, दंडकारण्य था, याद रखेंगे। इस समय दक्षिण कौशल की भाषा कौन सी थी, तो कोसली भाषा, छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन भाषा है उस समय बोला जाता था, कोसली। कुश की राजधानी हमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कुश स्थली, क्योंकि इसी में छत्तीसगढ़ का भी भाग आता था। लव कुश की जन्म स्थली आपसे पूछा जाएगा, तो वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया जो महासमुंद में वहां हुआ है। और श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी का छत्तीसगढ़ में जब वनवास के समय जब प्रवेश हुआ था, तो जो प्रवेश कहाँ पे होता है छत्तीसगढ़ में, सीतामढ़ी हरचौका कोरिया डिस्ट्रिक्ट में वो सबसे पहले प्रवेश करते हैं छत्तीसगढ़ में। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए, खासकर रामायण कालीन छत्तीसगढ़ का नाम, बस्तर का नाम क्या था, है ना, कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है रामायण काल के समय छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमारे लिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, महाभारत काल। महाभारत काल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए महाभारत काल के समय, रामायण काल के बाद महाभारत काल।
तो पांडुवंशी सहदेव द्वारा जीते गए साम्राज्य में छत्तीसगढ़ का उल्लेख हमें देखने को मिलता है कौशल के रूप में। अब देखिए, तो पांडुवंशी, पांडव 5 भाई थे, है ना, उसमें से एक भाई क्या थे, सहदेव। तो सहदेव ने इस क्षेत्र को जीता हुआ था, युद्ध के माध्यम से जीता, ठीक है। और उसका नाम क्या था उस समय, इसका कौशल था। पहले क्या था, दक्षिण कौशल था, ध्यान देंगे, रामायण काल के समय दक्षिण कौशल था, लेकिन महाभारत काल के समय क्या हो गया नाम इस एरिया का, जो छत्तीसगढ़ है अभी, कौशल हो गया, कौशल हो गया, ठीक है, के रूप में किया गया। कर्ण के द्वारा की गई विजय अभियान कौशल नाम को उल्लेख है। कर्ण ने भी एक विजय अभियान इस ओर किया था जिसमें नाम भी कौशल, सॉरी कौशल नहीं, कौशल, कौशल नाम हमें देखने को मिलता है। मतलब छत्तीसगढ़ का नाम कौशल महाभारत के समय था। ये हमने देख रहे 2-3 हमारे पास जो साक्ष्य है महाभारत में, जो साक्ष्य है उसके आधार पर, ठीक है। तो महाभारत के अनुसार सभा पर्व में, महाभारत के जो सभा पर्व के बारे में बात की गई उसमें छत्तीसगढ़ का वर्णन कौशल के रूप में किया गया। आप महाभारत के ग्रंथ को, महाभारत ग्रंथ को आप पढ़ोगे तो उसमें सभा पर्व, है ना, सभा में जब जुड़ते हैं उस पर्व के बारे में बात करते हैं, उसका कौशल नाम बोला गया है। एक भीष्म पर्व के बारे में बात किया गया महाभारत में, जिसमें चित्रोत्पला बोला गया, किसको, महानदी को। ये भी याद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महानदी को महाभारत काल में क्या बोला जाता था, तो चित्रोत्पला, इसको भूलना नहीं है, क्या बोला जाता था, चित्रोत्पला। वन पर्व एक होता है, वन पर्व में पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने भी ऋषभ तीर्थ गुंजी के बारे में बात किया है, महाभारत काल के इस समय की बात है ये। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जो हमें याद होना चाहिए कि महाभारत के काल के समय महानदी को चित्रोत्पला कहा जाता था। छत्तीसगढ़ का देखो लिखा है, छत्तीसगढ़ का क्या नाम था, तो कौशल या फिर प्राक कौशल, ये 2 वर्ड है जो आपको याद होना चाहिए। महाभारत के काल के समय छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, कौशल या फिर प्राक कौशल। बस्तर का भी इंपॉर्टेंट है, कांतार और महाकांतार। जैसे उसमें क्या था रामायण काल में दंडकारण्य, इसमें कांतार और महाकांतार के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, महाभारत कालीन स्थल जो महाभारत ग्रंथ है ना, उसमें हमें बहुत सारे नाम देखने को मिलता है जो हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानों के नाम है। जैसे कि रतनपुर, रतनपुर जो अभी वर्तमान में जो रतनपुर है, महाभारत में क्या दिखता है, महाभारत कालीन स्थल में वो मणिपुर या रत्नावलीपुर के नाम से आपको महाभारत में देखने को मिलेगा। जब आप महाभारत को पढ़ेंगे, है ना, तो इसकी चीजें मणिपुर या रत्नावलीपुर के नाम से है, वो क्या है, रतनपुर है अभी का। तो ये विशेष क्या है आप लोगों को, जिला तो बिलासपुर आपको पता है, मोरध्वज एवं उनके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी था। तो मोरध्वज और ताम्रध्वज के बारे में आप लोगों को महाभारत में देखने को मिलेगा, इनके युद्ध है। तो मोरध्वज उनके पिता का नाम था और उसके बेटे का नाम ताम्रध्वज था, ठीक है। तो इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है कि इनकी राजधानी क्या थी, मणिपुर या रत्नावलीपुर करके लिखा हुआ है, जो वर्तमान का क्या है, रतनपुर। तो पूछा जाता है रतनपुर को महाभारत काल में क्या बोला जाता था, स्थल का नाम क्या था, तो क्या लिखेंगे, मणिपुर या फिर रत्नावलीपुर। इन सब चीजों को याद रखेंगे। आरंग का, जैसे आरंग है अभी देखेंगे आप रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसको भांडेर बोला जाता था महाभारत काल में। मोरध्वज की कथा से संबंध है, आपको देखेंगे आरंग में, है ना, आरंग का एक प्रसंग है कि यहाँ पर जो मोरध्वज है उन्होंने श्री कृष्ण जी को दान में अपना पूरा बेटा जो ताम्रध्वज को ही दान कर दिया गया था, उसको आरी से, एक कथा है समझ लीजिए, है ना, कहानी है कि आरी से उसको पढ़वाया गया था इस प्रकार से, इसलिए उसका नाम आरंग पड़ा है। और डिटेल में हम लोग देख लेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में स्टोरी को, ठीक है। तो याद रखेंगे आरंग का नाम भांडेर था, ये भी मोरध्वज से संबंधित है, कथा से संबंधित है। विशेष क्या, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है ये। एक खल्लारी करके है, खलवाटिका नाम था उसका, क्या था, खलवाटिका। इसमें विशेष क्या है, लक्षागृह, भीम खो, भीम के पद चिन्ह, मतलब भीम के पद चिन्ह यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप खल्लारी जाएंगे तो भीम खो देखने को मिलेगा, लाक्षागृह देखने को मिलेगा, ये महासमुंद में है। ये भी क्या है, महाभारत कालीन स्थल में, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे। खल्लारी जो महासमुंद में, उसको खल वाटिका करके संबोधित किया गया है, कहाँ पे, महाभारत में। सिरपुर इंपॉर्टेंट है, सिरपुर, सिरपुर को बोलते थे चित्रांगदपुर, याद रखेंगे, क्या बोलते थे, चित्रांगदपुर सिरपुर को, जो कि महासमुंद में है ना। ये अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी। अब समझिए, जो अर्जुन के पुत्र थे भब्रुवाहन, उसने शादी किया था चित्रवाहन, क्या है, चित्रवाहन की पुत्री, जिसका नाम था चित्रांगदा, याद रखेंगे, समझिए इसको। सिरपुर, है ना, पहले सिरपुर के राजा कौन थे, चित्रवाहन, उनकी पुत्री का नाम क्या था, चित्रांगदा, क्या नाम था, चित्रांगदा से शादी हुआ था अर्जुन के पुत्र का, भब्रुवाहन का। फिर उसको, जिसने बाद में अर्जुन के पुत्र को मिला ये एरिया जब उसको मिला, इस क्षेत्र को मिलने के बाद वो अपनी राजधानी बनाए और इसका नाम रख दिए चित्रांगदपुर। तो सिरपुर का नाम महाभारत काल में चित्रांगदपुर था। तो ये इंपॉर्टेंट यही है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही है कि आपको जगह का नाम महाभारत कालीन का पता होना चाहिए पोर्शन।
कि रत्नपुर को मणिपुर रत्नवलीपुर बोला जाता था, आरंग को भांडेर, लारी को खलवाटिका, सिरपुर को चित्रांगपुर। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो इनका स्टोरी है, कथा में ये सब चीजें बोला गया है, तो ये सब चीजों को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैंने चीज बता दिया आप लोगों को। छत्तीसगढ़ का नाम कौशल प्राग कौशल, बस्तर क्षेत्र का नाम कांतार महाकांतार, और क्या क्या चीजें बोला जाता था आप देख सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट और है, गुंजी और दमाहू दहरा के बारे में भी बताया गया है। गुंजी, दमाहू दहरा, ऋषभ तीर्थ, ठीक है, महाभारत के वन पर्व में, और ये शक्ति जिले में है, तो इसके बारे में भी चर्चा आप लोगों को देखने को मिलता है महाभारत में। अब हम आते हैं 6वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास, जिसमें मैंने बोला ना 1000 से 6वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास का आपका बौद्ध धर्म का भी विकास होने लगा था। लगातार समाज में अलग अलग प्रकार के अंधविश्वास थे, तो उसको खत्म करने के लिए अलग अलग धर्म का उदय होने लगा था, जिसमें से एक था बौद्ध धर्म। तो 6वीं सदी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म से संबंधित भी हमारे साक्ष्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, उनकी यात्रा के बारे में हमें साक्ष्य मिला है छत्तीसगढ़ में। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, है ना। तो गौतम बुद्ध का ऐसा हमें साक्ष्य मिला है कि उनकी यात्रा छत्तीसगढ़ के एरिया में हुआ था। अब कहाँ कहाँ हुआ था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिला ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक करके एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें बोला गया है, और साथ ही साथ ह्वेनसांग जो चीनी यात्री ह्वेनसांग भी आया था छत्तीसगढ़, तो उसकी यात्रा विवरण में हमने देखा है, उसमें बोला गया है कि भगवान महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु सिरपुर और मल्हार, दो जगह क्या है, सिरपुर और मल्हार छत्तीसगढ़ में आया था। कौन? गौतम बुद्ध। एक किसमें पता चल रहा है हमें? एक बौद्ध ग्रंथ है अवदान शतक से, साथ ही साथ जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है अपनी यात्रा विवरण में भी इस चीज को चर्चा किया हुआ है। ठीक है, और चीनी यात्री कब आया था? 639 ईस्वी में आया था मल्हार। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग 639 ईस्वी मल्हार तथा पांडुवंशी शासक महाशिव गुप्त बालार्जुन के शासन काल में सिरपुर की यात्रा किया था। ठीक है, तो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था 639 ईस्वी लगभग पूर्व में, 639 ईस्वी में ना, पूर्व नहीं है, 639 ईस्वी में आया। कहा? मल्हार आया था। एक जगह उन्होंने देखा, साक्ष्य मिला उनको बौद्ध धर्म से संबंधित। और दूसरा ये था कि जब वो आया था सिरपुर की जब यात्रा किया था ह्वेनसांग, उस समय यहाँ का शासन कौन संभाल रहा था? महाशिव गुप्त बालार्जुन, जो कि पांडुवंशी शासक था, जिनके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री में महाशिव गुप्त बालार्जुन के शासन काल के बारे में जानकारी लेना। ठीक है, इसको हम पांडुवंशी वाले को जब डिटेल में पढ़ेंगे सभी राजाओं के बारे में, तब हम देखेंगे। यात्रियों का राजकुमार किसको बोला जाता है? तो याद रखेंगे ह्वेनसांग, वही ह्वेनसांग जो यहाँ पे बोल रहा हूँ वही है, ने अपनी यात्रा सी यूकी, उसका बुक का नाम क्या है? सी यूकी। याद रखेंगे, सी यूकी में छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया? किया सलो, किया सलो बोला गया, याद रखेंगे। तो अब इसको हम समराइज करते हैं। चीनी यात्री जो था ह्वेनसांग 639 ईस्वी में मल्हार आया था घूमने और सिरपुर आया था घूमने। सिरपुर जब आया था तो उस समय महाशिव गुप्त बालार्जुन का शासनकाल था, और उसने जो बुक लिखी है वो है सी यू की, उसमें छत्तीसगढ़ को किस नाम से संबोधित किया गया है? किया सलो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट चीजें। यही पूछा जाता है कि किसके द्वारा पता चला है कि गौतम बुद्ध आए थे, तो अवदान शतक हो गया, चीनी यात्री ह्वेनसांग, इन सब चीजों को आप देखेंगे, है ना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल कहाँ कहाँ है छत्तीसगढ़ में, जो हमारे इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछने से, है ना। तो सबसे पहला है सिरपुर। मैं पहले बता दिया, सिरपुर काफी इंपॉर्टेंट जगह है बौद्ध धर्म के लिए। यहाँ बौद्ध, हिंदू, जैन मंदिर एवं मठों के स्मारक है, मतलब यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित भी साक्ष्य मिले हैं आप लोगों को, मंदिर या स्मारक मिले हैं, और आपको हिंदू जैन तीनों धर्म को लेकर के यहाँ पर मतलब सभी धर्मों को बराबर पूजा जाता था। स्वास्तिक विहार मिला है, आनंद प्रभु कुटी विहार मिला है, जिसका निर्माण बौद्ध भिक्षुक प्रभु आनंद ने कराया था। याद रखेंगे, आनंद प्रभु कुटी विहार आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? विहार मतलब समझिए उनके लिए हॉस्टल वाली बात है ना। जब बौद्ध भिक्षु लोग, देखिए गौतम बुद्ध थे, समझते इसको, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, फिर इन्होंने बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया, जिसको हम गौतम भिक्षु बोल रहे हैं, बौद्ध भिक्षु, मतलब उस चेले समझ लीजिए जो अलग अलग जगह जा जाके प्रचार प्रसार करते थे, है ना। बौद्ध भिक्षु लोग ही अलग अलग जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो इनके रहने का जगह अलग अलग बहुत सारे कमरों से बना होता था, बड़े बड़े पत्थरों को काट करके, गुफाओं को काट करके बनाया जाता था, जिसको विहार बोला जाता था, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक रहते थे। भाई प्रचार प्रसार करने जाते हैं तो दिन में तो प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन रात में तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा ना, यही सब विहारों में रुकते थे। ये सबका साक्ष्य में सिरपुर में देखने को मिलता है। आप सिरपुर जाएंगे तो वहां पर ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो सिरपुर में स्वास्तिक विहार है, आनंद प्रभु कुटी विहार,
है ना। इसको कौन बनवाया था? आनंद, जो बौद्ध गौतम बुद्ध के जो पसंदीदा बोला जाए, गौतम बुद्ध के जो ईमानदार जो एक भिक्षु थे, आनंद जिनका नाम था, उनके द्वारा बनवाया गया था। तिवर विहार है, संसुई बौद्ध विहार है, राधिका विहार है, ये सब विहार आपको देखने को मिलेगा सिरपुर में। ये सब बौद्ध से धर्म से संबंधित स्थल है। उसके बाद भोंगापाल याद रखेंगे, कोंडा गांव के एरिया में आप लोगों को दिखता है बौद्ध धर्म से संबंधित, जैसे बौद्ध विहार हमें देखने को मिला है। डोकरा बाबा का टीला है, जो चैत्य गृह है बौद्ध धर्म का, और रानी टीला, तो इससे याद रखेंगे डोकरा बाबा का टीला किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है ये ना, चैत्य गृह है बौद्ध धर्म वालों के लिए। मल्हार वाले एरिया में जैसे हम लोगों ने देखा, मल्हार के उत्खनन में अनेक बौद्ध मूर्तियां मिली है। डोंगरगढ़ में देखेंगे, डोंगरगढ़ में एक प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर गौतम बुद्ध की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, मतलब यहाँ पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कहाँ? डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी पहाड़ी में। तुरतुरिया एक जगह है ना, मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुओं की विहार मिला है, ठीक है। और याद रखेंगे तुरतुरिया एक ऐसी जगह है जहां पर महिलाओं के लिए बौद्ध भिक्षुड़ियों, मतलब जो महिलाएं थी जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती थी, उनके लिए भी विहार हमें देखने को मिला। भारत में एकमात्र है ये तुरतुरिया के आसपास के एरिया में, ठीक है। तो ये सब स्थल है बौद्ध धर्म से संबंधित, सिरपुर मैंने बताया, भोंगापाल, मल्हार, डोंगरगढ़, तुरतुरिया, इन सब चीजों को आप देखेंगे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों ने इसको देखा, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार कैसा दिखता था, इसको सब हम देखेंगे जब पर्यटन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जब महासमुंद जो जिले हैं ना उसको जब कवर करेंगे, जिसमें हम पूरा कवर कर देंगे इसको। सिरपुर का मंदिर हो गया, इन सब चीजों को डिटेल में, ठीक है। अभी आप बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल को जानिए, क्योंकि हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, एक एक करके हमें क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। परिवर्तन को देखिए आप। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ बहुत विशाल मूर्ति। अब आते हैं जैन धर्म, ये भी 6वीं शताब्दी के आसपास। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक समकालीन विकसित होता हुआ धर्म था, है ना। सब एक समकालीन अलग अलग लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार समाज में किया जा रहा था। तो छत्तीसगढ़ में स्थापना ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत महाभारत ग्रंथ है। तो महाभारत ग्रंथ से ही पता चलता है कि जैन धर्म के भी स्थापना छत्तीसगढ़ के आसपास एरिया में हुआ था। इसकी स्थापनाकर्ता कौन थे? ऋषभ तीर्थ। अब मैं बता दूं, जैसे अब जैन धर्म की बात करते हैं, तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक गुरु होते गए हैं, अलग अलग होता है ना एक एक पीढ़ी के बाद। तो ऐसी 24 तीर्थकर थे यहाँ। कितने थे? 24। मतलब जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले को तीर्थकर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तीर्थकर, ठीक है। यहाँ कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर थे जैन धर्म को मेनली जो मुख्य रूप से प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसमें जो सबसे पहला जो स्थापना करता था वो था ऋषभ देव, है ना। याद रखेंगे कौन था? ऋषभ तीर्थ, ये सबसे फर्स्ट थे। तब देख लेते हैं आगे। तो प्राचीन स्मारक है हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ जो जैन धर्म से संबंधित है। तो जैसे बिलासपुर के मल्हार में जैन धर्म से संबंधित आपको स्मारक देखने को मिलेगा। महासमुंद के सिरपुर में जैन धर्म से संबंधित स्मारक देखने को मिलेगा। सरगुजा में देखिए महेशपुर, अब ये उत्तर छत्तीसगढ़ हो गया। सरगुजा के महेशपुर में और रायपुर के आरंग में आपको जैन धर्म से संबंधित स्मारक देखने को मिलेगा। और मूर्तियां कहाँ मिलेगी जैन धर्म से संबंधित? रायपुर के आरंग में मिला है, सारंगगढ़ के पुजारी पाली में, और कबीर धाम के बकेला में। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसको भूलना नहीं। जैन धर्म से संबंधित जगह मूर्तियां कहाँ मिला है। अब आते हैं प्रमुख तीर्थकर। देखिए जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थकर थे उनका कहाँ कहाँ आगमन हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहला ऋषभ देव, मैंने बताया प्रथम तीर्थकर था, यही सबसे पहला था 24 में, जिसका अगर आप देखेंगे तो गुंजी दमाऊ दहरा या बूढ़ी खार मल्हार। तो गुंजी दमाऊ दहरा कहाँ है? शक्ति जिला में है। और बूढ़ी खार मल्हार कहाँ पर है? बिलासपुर जिला में है। तो ये दोनों जगह आपको ऋषभ देव का आपको साक्ष्य मिला है छत्तीसगढ़ सरकार को, समझ लीजिए, है ना। गुंजी और बूढ़ी खार याद रखेंगे। गुंजी दमाऊ दहरा में किसका साक्ष्य है, या किस, है ना, किस देव किस तीर्थकर का? तो प्रथम तीर्थकर है ऋषभ देव, शक्ति जिला में आता है। बूढ़ी खार आपको बिलासपुर जिला में आता है, मल्हार वाले एरिया में, ठीक है। सुमतीनाथ 5वें तीर्थकर थे, इनका साक्ष्य आपको आरंग में देखने को मिला जो जिला है रायपुर। उसके बाद शांतिनाथ जो 16वें तीर्थकर हैं, इनका भाटागुड़ा, ये बस्तर वाले एरिया में प्रचार प्रसार के लिए निकले थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, ये नगपुरा दुर्ग वाले एरिया में प्रचार प्रसार कर रहे थे। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर थे, आरंग रायपुर वाले एरिया में ये प्रचार प्रसार कर रहे थे। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो 5वें सुमतीनाथ 5वें तीर्थकर है, और महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर है, इन्होंने रायपुर वाले एरिया में प्रचार प्रसार किया है। देख सकते हैं शांतिनाथ जो थे वो बस्तर में जाकर के शांतिपूर्वक बस्तर में
प्रचार प्रसार करते हैं। अलग अलग तीर्थकर हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप इसको ट्रिक के आधार पर भी याद कर, जैसे कि बस्तर में आप जाओगे तो पूरा एक प्राकृतिक रूप से आपको शांति महसूस होता है, तो इसलिए याद रख लीजिए बस्तर के साइड कौन था, शांतिनाथ था। तो इसी प्रकार से आप एक ट्रिक बनाइए अपने से और उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद रखेंगे। तो जगह है ना, कौन सी जगह है जो जैन धर्म से संबंधित है, कौन कौन सी जगह है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, महाभारत काल से संबंधित है। तो इन सब चीज़ों को आप, जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में आप लोगों को दिया है, आप इसको रिवाइज करिए, आपका हो जाएगा आराम, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये था आज का हमारे वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओनली CGPSC CGP आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है, ताकि आप लोगों को ये PDF भी मैं दे सकूँ, है ना, फ्री PDF है, ये डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग। और कुछ भी अगर डाउट हो आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि हम आगे इसका वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए और लेकर के आए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।